बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का विषय सामाजिक विज्ञान पार्ट 1 भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय। हमने भारत में ब्रिटिश सत्ता के उदय का भाग 1 में पढ़ा था कि कैसे भारत में ब्रिटिश लोग आए जिन्होंने जल मार्ग और उनकी खोज की थी। आज हम उसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे भाग 2। उसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले प्लासी का युद्ध कि अब कैसे किनके बाद जब ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित कर दी उसके बाद। तो देखो, प्लासी का युद्ध, बंगाल में सिराजुद्दौला का शासन था। बंगाल में किसका शासन था? सिराजुद्दौला का शासन था। वहाँ का वो राजा थे। उसके उतावले स्वभाव के कारण राज्य में उसके कई विरोधी थे। अब उसका स्वभाव कैसा था? बहुत उतावला था। जो काम था वो उसी समय हो जाना चाहिए था। ये किसके युद्ध की बात कर रहे हैं हम? प्लासी एक जगह है। उस समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब की स्वीकृति लिए बिना ही कोलकाता की रक्षा के बहाने व्यापारी कोठी के चारों ओर से किलाबंदी कर दी। अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने क्या किया, ये जो नवाब थे, कौन? सिराजुद्दौला, उसकी स्वीकृति मतलब उससे पूछे बिना उन्होंने कोलकाता के अंदर, किसके अंदर? कोलकाता के अंदर क्या किया? रक्षा, मतलब कि हाँ भाई कोलकाता की रक्षा करनी है, ऐसा करके उन्होंने जो उनकी व्यापारी कोठी थी उसके चारों तरफ क्या कर दी? किलाबंदी कर दी। आपने देखा है ना, बड़े बड़े गेट होते हैं, किले बनाए जाते हैं, ठीक है। परंतु नवाब सिराजुद्दौला ने किलाबंदी तोड़ डाली। लेकिन जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने क्या करी? वहाँ की किलाबंदी को क्या कर दिया? तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इनकी स्वीकृति नहीं थी। यह समाचार मद्रास, चेन्नई पहुँचने पर कलकत्ता की कोठी की सहायता के लिए रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी का एक छोटा सैन्य दल बंगाल गया। अब क्या हुआ? ये समाचार मिला कि भाई सिराजुद्दौला ने तो क्या किया, चेन्नई का जो है उसको क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो रॉबर्ट जो क्लाइव थे उनके नेतृत्व में कंपनी का क्या हुआ? एक छोटा सा सैन्य दल वहां पर भेजा गया। कहाँ? बंगाल के अंदर भेजा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का सैन्य शक्तिशाली होने पर भी नवाब की सेना को पराजित करना सरल न लगने पर रॉबर्ट क्लाइव ने दगाबाजी का सहारा लिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सैन्य दल था वो इतना शक्तिशाली नहीं था, तो उन्होंने क्या किया? रॉबर्ट क्लाइव को दगाबाजी मतलब धोखा देने के लिए कहा। नवाब को पराजित करने के लिए षड्यंत्र रचा गया। षड्यंत्र रचना मतलब क्या होता है बच्चों? ठीक है। तो यहाँ एक छोटा सैन्य दल उन्होंने बंगाल भेजा, तो वो उनको पराजित नहीं कर पाया, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, यहाँ पर साजिश की, जिसमें सेनापति मीर जाफर, सेठ अमीचंद और को षड्यंत्र में शामिल किया गया। अब जो ये मीर जाफर था वो सेनापति था किनका? सिराजुद्दौला। और एक सेठ थे, कौन थे? अमीचंद। उनको इस साजिश के अंदर, इस षड्यंत्र में अंग्रेजों ने क्या किया? अपने अंदर मिलाया। तो इन्होंने क्या किया था? उसको धोखा दिया। किसने? सिराजुद्दौला ने। और कंपनी को नवाब द्वारा सताए जाने का बहाना बनाकर प्लासी नामक गांव के पास के मैदान में युद्ध घोषित किया। और क्या किया? कंपनी को नवाब द्वारा सताए जाने पर बहाना किया और प्लासी नामक गांव के पास क्या किया? मैदान के अंदर युद्ध घोषित किया। अब आपसे पूछा जा सकता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो बच्चों आपको बताना है कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था। कब हुआ था प्लासी का युद्ध? 23 जून 1757 में। प्लासी का मैदान मुशीराबाद, पश्चिम बंगाल से लगभग 38 किलोमीटर दूर है। अब ये जो प्लासी, इसका नाम प्लासी क्यों कहा गया? क्योंकि ये प्लासी के मैदान में हुआ था। पूर्व योजना के अनुसार मीर जाफर युद्ध में असफल रहा। अब पूर्व योजना के अनुसार क्या हुआ? जो मीर जाफर थे वो युद्ध के अंदर क्या हो गए? असफल हो गए। क्यों हो गए थे? क्योंकि उनको धोखा दिया था। सिराजुद्दौला हार गया। कौन हार गए? सिराजुद्दौला हार गए। क्लाइव के षड्यंत्र से प्लासी का युद्ध मात्र आधे ही दिन में पूरा हो गया। अब क्लाइव ने जो षड्यंत्र किया था, षड्यंत्र मतलब जो साजिश रची थी, उसमें ये जो प्लासी का युद्ध था वो मात्र कितने दिन में? आधे दिन में ही पूरा हो गया। क्यों? क्योंकि मीर जाफर मिला हुआ था, तो सिराजुद्दौला ने जो भी उपाय सोचा था, जिस तरह से युद्ध कर रहा है, वो सब उसने अंग्रेज को बता दिया था। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगना की जागीर मिली। कितने परगना की? 24 परगना की जागीर मिली। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। अब मीर जाफर को क्या किया गया बच्चों? बंगाल का नवाब बना दिया गया। इस तरह से 1757 में प्लासी के युद्ध द्वारा भारत में कंपनी की सत्ता की नींव पड़ी। आया समझ में? अब दूसरा है आपका बक्सर का युद्ध। किसका? बक्सर का।
चलो अब है नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, क्योंकि उन्होंने उसको लालच दी थी कि अगर तू सिराजुद्दौला को हराने में हमारी मदद करेगा तो हम तुझे बंगाल का नवाब बनाएंगे। तो अब बंगाल के नवाब कौन थे? मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला का क्या था? सेनापति था। उसके पास से अलग अलग बहाने बनाकर विपुल धन प्राप्त किया, और उससे क्या किया? विपुल धन प्राप्त किया, और अधिक अधिकार प्राप्त करने की लालच में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर क्या किया? मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। कंपनी के लिए मीर कासिम तो मीर जाफर से अधिक महत्वाकांक्षी स्थापित हुआ। अब मीर जाफर तो क्या करता था? कंपनी से लालच ले लेके पैसे लेता था, तो मीर कासिम उससे डबल उनसे पैसे लेने लगा। अतः कंपनी को मीर कासिम से डर लगा। अतः कंपनी को क्या हुआ? मीर कासिम से डर लगने लगा। इसीलिए मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया। इसलिए क्या किया? उसको डर लगा, इसलिए उसको हटाकर पुनः मीर जाफर को क्या कर दिया? उसने नवाब बना दिया। मीर कासिम अवध के नवाब की शरण में गया। फिर मीर कासिम कहाँ गया? अवध की जो नवाब थे उसके शरण में गया। उस समय अवध के मुगल बादशाह शाह आलम आया हुआ था। वहाँ अवध में किसका था? ये अपना मुगल बादशाह शाह आलम थे। इसीलिए तीनों ने संयुक्त रूप से कंपनी का सामना करने का निर्णय लिया और कंपनी के विरुद्ध युद्ध घोषणा की। तो शाह आलम जो थे वहाँ पर बक्सर का युद्ध हुआ था, सिराजुद्दौला थे वहाँ पर किसका युद्ध हुआ था? प्लासी। बक्सर में उस संयुक्त सेना के विरुद्ध 12 अक्टूबर 1764 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध किया, जिसमें संयुक्त सेना की पराजय होने से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सत्ता मिली। आया बच्चों समझ में? क्या कह रहे हैं? बक्सर में उस संयुक्त सेना के विरुद्ध 22 अक्टूबर 1764 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध किया, जिससे संयुक्त सेना की पराजय होने से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सत्ता मिली। उसके बाद है कंपनी शासन का विकास। के कंपनी शासन का विकास कैसे हुआ? यहाँ से फिर कंपनी ने अपना शासन किया और अपना विकास शुरू किया। अंग्रेज सरकार ने नियामक कानून पारित किया। अंग्रेज सरकार ने क्या किया था? नियामक कानून पारित किए थे, जो ईस्वी सन 1773। उस कानून के अनुसार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाकर कंपनी के व्यापारी तथा राजनीतिक हितों तथा प्रवृत्तियों को उसके सीधा अंकुश में रखा गया, और उसके अंतर्गत बम्बई, मद्रास के गवर्नर और उनकी कौंसिल को रखा गया। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अंग्रेज सरकार ने नियामक कानून पारित किए, नियम बनाए, ऐसे कानून पारित किए। कब किए? 1773 में। उस कानून के अनुसार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया। जो बंगाल के गवर्नर थे उनको उन्होंने क्या किया? गवर्नर जनरल बनाया। ठीक है, तथा सारी प्रवृत्तियों पर सीधा उन्होंने क्या करा? अंकुश लगाना शुरू किया। उसके अंतर्गत मुंबई, मद्रास के गवर्नर, उसके अंदर कौंसिल को रखा। इस तरह से वॉरेन हेस्टिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। आपको सबसे ऑप्शन में जो विकल्प वाले प्रश्न आते हैं उसमें पूछा जा सकता है कि वॉरेन हेस्टिंग कौन थे जिनको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया था? यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। देखो ये चित्र दिखाई दे रहा है, ये गवर्नर जनरल हेस्टिंग का। इन्होंने ही सर्वप्रथम भारत को गवर्नर जनरल बनाया था। उसके समय में मराठों के साथ गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग प्रथम मराठा युद्ध और मैसूर के हैदर अली के साथ द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ। इन्हीं में सबसे पहले प्रथम मराठा युद्ध, दूसरा मैसूर में जो हैदर अली था उनके साथ। इन दोनों सत्ताओं के साथ एक साथ सामना करने में ईस्ट इंडिया कंपनी को कठिनाई हुई। क्यों? क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली थे। वॉरेन हेस्टिंग के बाद गवर्नर जनरल के रूप में कॉर्नवालिस आया। फिर वॉरेन हेस्टिंग के बाद गवर्नर जनरल के रूप में कॉर्नवालिस आए। ठीक है, कौन आए बच्चों? गवर्नर जनरल हेस्टिंग के बाद कॉर्नवालिस। उसके समय में मैसूर का बाग के रूप में प्रख्यात टीपू सुल्तान के साथ तीसरा मैसूर युद्ध हुआ। देखो आपको चित्र में दिखाई दे रही है, ये टीपू सुल्तान। इनको क्या कहा जाता था? मैसूर का बाग। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मैसूर का बाग किसे कहा जाता है, तो आपको लिखना है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को हराने के लिए कंपनी ने मराठा और निजाम की सहायता ली। अब वो टीपू सुल्तान को अकेले नहीं हरा सकते थे, तो जो कॉर्नवालिस थे उन्होंने मराठा और निजाम की सहायता ली। तीनों की सम्मिलित सेना ने टीपू सुल्तान को हरा दिया और संधि स्वीकार करनी पड़ी। तो टीपू सुल्तान को भी एक संधि जो अंग्रेजों ने बनाई थी उसको स्वीकार करना पड़ा था। अब देखो, कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन शॉर गवर्नर जनरल बने। आपको याद रखना है कौन आए थे। उसके बाद अपनाई गई तटस्थता की नीति के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिष्ठा एक तरफ घटी तो दूसरी तरफ मराठे अधिक शक्तिशाली बने।
इससे जॉन शॉर के बाद आने वाले गवर्नर जनरल वेलेक्सी के सिर पर कंपनी को भारत में सर्वोपरि बनाने का उत्तरदायी आया। जिस तरह एक तरह उन्होंने सहायक संधि रखी थी, उससे मराठा तो शक्तिशाली हो रहे थे, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहे थे। इसलिए जो जनरल वेलेक्सी आए, उन्होंने एक सहायक संधि, इसको कहते हैं मीठा जहर, वो रखा। इसके लिए वेलेक्सी ने सहायक संधि योजना लागू की। किसने? वेलेक्सी ने। सहायक संधि योजना की शर्तें स्वीकार करने वाले राज्य निम्नलिखित थे। देखो, निज़ाम, मैसूर, अवध, गायकवाड़, सिंधिया, भोसले, होलकर, ये सारे बच्चों क्या थे इसकी? ये कौन है? हमारे वेलेक्सी। और ये वहाँ के सबके राजा, इन सब के, उन्होंने इस योजना को स्वीकार किया। इनकी क्या शर्तें थी? सहायक संधि योजना स्वीकार करने वाले राज्यों को कंपनी सरकार प्रशिक्षित सैन्य प्रदान करेगी। प्रशिक्षित सैन्य प्रदान करना मतलब शिक्षित सेना प्रदान करेगी। किसको? जो सहायक संधि योजना को स्वीकार कर रहा है, उन राज्यों को। यह सैन्य राज्यों को आंतरिक और बाह्य आक्रमण से रक्षा करेगी, उस राज्य की। उसके बदले में योजना स्वीकार करने वाले राज्यों को क्या करना पड़ेगा? सेना का खर्च, मतलब सेना के रहने की व्यवस्था, खाना पीना, सब उतनी आय वाले प्रदेश में अंग्रेजों को देना होगा। कंपनी की अनुमति के बिना राज्य अन्य राज्य के साथ युद्ध या संधि नहीं कर सकता। राज्य को दरबार में एक अंग्रेज प्रतिनिधि रखना चाहिए। आपने देखा है दरबार जहाँ सभा भरती है, तो इन्होंने क्या कहा? राज्य को दरबार में एक अंग्रेज प्रतिनिधि रखना होगा। अन्य विदेशी को अपने राज्य में नौकरी पर नहीं रखना, और कोई दूसरे विदेशों को आप अपने दरबार में नौकरी पर नहीं रख सकते। तो बच्चों, आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि सहायक संधि की शर्तें क्या है और उसको किन किन राज्यों के शासकों ने या किन किन राज्यों ने उसको स्वीकार किया था। वेलेक्सी की सहायक संधि की योजना, यह योजना एक मीठे जहर के समान थी। मीठा जहर मतलब मीठा बोल बोल के वो अंदर ही अंदर सबको खोखला कर रही थी, मार रही थी। इस योजना को लागू करके वेलेक्सी ने बहुत से प्रदेशों को ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल किया। अब क्या किया? बहुत से राज्य, बहुत से प्रदेशों को इस, है ना, मीठे जहर, ये जो सहायक संधि है उसके तहत अपने ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल किया। गवर्नर जनरल वेलेक्सी ने टीपू को सहायक संधि योजना स्वीकार करने के लिए कहा, किंतु उसने अस्वीकार किया। हमने पीछे ही देखा ना, टीपू सुल्तान ने। योजना को स्वीकार करने से मना किए जाने पर अंग्रेजों ने निज़ाम के साथ मिलकर मैसूर में सन 1799 में आक्रमण किया। इस चौथे मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए टीपू की मृत्यु हो गई। तीसरा हुआ, ठीक है। उसके बाद चौथा हुआ, वेलेक्सी के पश्चात भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कौन आए? हेस्टिंग्स। उसने नेपाल के साथ युद्ध करके गुरखों की सेना को शामिल किया। पिंडारों के साथ युद्ध करके उन्हें अंकुश में लिया। अब सब पर वो युद्ध करते गए। तीसरा, मराठा युद्ध करके कंपनी को सर्वोपरिता स्थापित की। विलियम बेंटिंक, फिर कौन आए भारत में? विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक ने भारत में पहले के गवर्नर जनरल की तुलना में उदार गवर्नर जनरल के रूप में माना जाता है। ये जो विलियम बेंटिंक है, जितने भी गवर्नर जनरल आए उसमें इन्होंने क्या किया? इनको जो गवर्नर जनरल माना जाता है वो उदार मतलब दया करने वाले गवर्नर जनरल। पहले के गवर्नर जनरलों द्वारा अपनाई गई साम्राज्यवादी नीति से राज्य में जो असंतोष पैदा हुआ था, असंतोष तो पैदा होगा ही ना, उस असंतोष से एकता ना खड़ी हो जाए, इसके लिए उन्होंने उदारतापूर्ण कार्य किए। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में 1848 में कौन आए? फिर डलहौजी। वह उग्र साम्राज्यवादी मानसिकता वाला था, उग्र स्वभाव के थे। उसने साम्राज्यवादी नीति के पोषण और कंपनी के राज्य विस्तार में वृद्धि के लिए जीत, जब्ती और हड़प नीति अपने। उन्होंने क्या किया? मुझे जीतना है, नहीं हो तो जबरदस्ती जब्ती करनी और हड़प करना है। डलहौजी की हड़प नीति में देखो, युद्ध द्वारा उसने पंजाब और पेंगू जो दक्षिण बर्मा में आया उसको जीता। फिर उसने देखा कि निसंतान की मृत्यु होने के बाद तो सतारा, जेतपुर, सबलपुर, उदयपुर, झांसी, बगात, नागपुर, इन सबको उसने क्या किया? जीता। क्यों? क्योंकि संतान के बाद उसकी, पिता के बाद उसकी, है ना, मृत्यु होने के बाद उसकी संतान कोई जाती है, पर जिसकी कोई संतान ना हो। प्रशासनिक अर्थव्यवस्था के बहाने अवध को, कि जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी नहीं, राजा उसको सही से चला नहीं पाता। कर्ज की वसूली के बहाने निज़ाम का बराड़ प्रांत।
नाम मात्र की सत्ता के समाप्त हड़प पर कर्नाटक और तांजोर को। तो ये डलहौजी की हड़प नीति, उसने इन सभी प्रदेशों को अपने अंदर किया। डलहौजी साम्राज्यवादी होने के साथ साथ सुधारवादी भी था। ये साम्राज्यवादी तो था अपने साम्राज्य के प्रति, लेकिन वो सुधारवादी था। उसके समय में भारत में प्रथम रेलवे लाइन बॉम्बे थाना ईस्वी सन 1853 में भारत इंग्लैंड तार व्यवहार सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग की स्थापना हुई। आपसे पूछा जा सकता है कि किस गवर्नर जनरल के काल में सुधारवादी कार्य हुए। तो डलहौजी क्या क्या हुआ? सबसे पहली लाइन कहाँ हुई? रेलवे लाइन तो बम्बई टू थाना 1853 में। भारत इंग्लैंड तार व्यवहार मतलब पत्र व्यवहार आदि कार्यक्रम शुरू किए गए। अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था भी की गई। विधवा पुनर्विवाह, जो विधवा हो गया, जिसकी पति मर गया है और जो विधवा हो गई है, उसका पुनर्विवाह, वापस विवाह और बाल विवाह प्रतिबंधक कानून उसके समय में पारित किया गया। 1757 के प्लासी के युद्ध से शुरू करके 100 वर्ष के समय में कंपनी की सत्ता और साम्राज्य दोनों में वृद्धि हुई। क्या हुआ? 1757 के प्लासी के युद्ध से शुरू करके 100 वर्ष तक, है ना, कंपनी ने बहुत किया, परंतु ऐसा करने से भारत के राज्यों में क्या हुआ? असंतोष हुआ। क्यों बच्चों? क्योंकि हमारे ही चीज़ हम ही को बहुत, है ना, संघर्ष करना पड़ता था। और उस असंतोष के परिणाम स्वरूप 1857 में भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो 1857 में। क्यों? क्योंकि 100 वर्षों तक तो उन्होंने हमारे पर राज किया था। कंपनी शासन का आर्थिक प्रभाव। अब आर्थिक जो हमारी आर्थिक खान पान रहने का, उस पर क्या प्रभाव पड़ा? जब हम कंपनी शासन का विवरण तैयार करते तब ख्याल आता है कि भारत देश जो सदियों से विश्व के देशों में आर्थिक रूप से गौरवपूर्ण स्थान रखता था, अब हम सभी देशों में आर्थिक रूप से बहुत अच्छे थे, गौरव वाले थे। वह कंपनी शासन के 100 वर्षों में इंग्लैंड के लिए कच्चा माल पैदा करने वाले और कारखानों में माल तैयार करने के बाजार की आवश्यकता पूरे करने वाला देश बना दिया गया। अब क्या होता था? हमारे भारत के अंदर से सारा कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जाता था। बंगाल 1708 में से 1756 तक कच्चा माल, रेशम, चीनी, सन, मलमल का निर्यात करता था, परंतु द्विमुखी शासन पद्धति के बाद बंगाल की आर्थिक चमक धुंधली पड़ गई। हम लोगों को निर्यात करते थे, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि वहाँ पर द्विमुखी शासन का मतलब होता है दो मुखी शासन के कारण बंगाल का जो निर्यात करने का था वो बहुत कम हो गया। कंपनी की अन्यायपूर्ण महसूल नीति के कारण, महसूल मतलब हर पर टैक्स लगाना, कर लगाना, के कारण भारत के किसान बेहाल और कर्जदार बने। अंग्रेज सरकार ने इंग्लैंड के उद्योगों को विकसित करने के लिए भारत में कपड़ा उद्योग पर आयत कर, चुंगी लगा दी। आयत कर मतलब कि तुम किसी से कुछ खरीदते हो, आयत करते हो, तो आपको उसके ऊपर भारी कर लगाना होगा। तो जो कपड़ा उद्योग था वो यहाँ पर बिल्कुल बंद होने लगा। भारत के उद्योग धंधों को कुचल डालने की विविध अनुचित तौर तरीके अपनाए, जिससे भारत में उद्योग धंधे बर्बाद हो गए। अब बताओ मुझे, उद्योग धंधे बर्बाद हो गए तो जो लोग इनसे जुड़े हुए थे वो कुछ खा पाएंगे? नहीं ना बच्चों। भारत के कारीगर गरीब और बेरोजगार बने। कंपनी के व्यापारी निजी व्यापारी करके बंगाल के कारीगरों से थोड़ा समय में निर्धारित मात्रा में कपड़े बुनकर तैयार करने का कॉन्ट्रैक्ट लिखा लेते, और यदि कारीगर इनकार करे तो उसे कोड़े मारने या जेल भेजने की सलाह दी जाती थी। यदि बंगाल के लोग अगर ऐसा कुछ करते थे तो उनको मार देने की क्या दी जाती थी? सलाह दी जाती थी। कंपनी के आगमन से पहले भारत के गांव स्वावलंबी और समृद्ध थे। अब गांव स्वावलंबी थे, खुद करते थे, और समृद्ध मतलब बहुत अच्छे थे। वे अंग्रेजों के शासन के कारण गरीब और पराधीन हुए। तो सबसे ज़्यादा फर्क किनको पड़ा था? गांव वालों को। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भारत में मुंबई थाना के बीच प्रथम रेलवे एवं इंग्लैंड भारत के बीच स्टीमर सेवा की शुरुआत और बम्बई, मद्रास, कोलकाता इन बड़े बंदरगाहों का विकास भी हुआ था। कंपनी शासक का सामाजिक समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? ब्रिटिश शासन के दौरान समाचार पत्रों के विकास से भारतीय लोगों के विचार, वाणी, स्वातंत्र्य की भावना विकसित हुई। अब इन्होंने क्या किया? जो समाचार पत्र निकाले थे उससे भारतीयों के अंदर विचार, सोचने की शक्ति, बोलने की शक्ति और स्वतंत्रता के प्रति भावना विकसित हुई। वो बहुत अच्छी हुई, इसलिए तो हमारे युद्ध हुए। उस समय में भारतीय समाज के कुछ प्रदेशों की क्रूर देखने को मिलती थी, जैसे सती प्रथा, दूध पीती करने का रिवाज, बाल विवाह आदि मुख्य थी। अंग्रेजों के संपर्क में राजा राम
मोहन राय, दुर्गाराम मेहता, बेहराम जी मलबारी आदि ने इनको प्रथाओं को दूर करने के लिए कानून बनवाए। जब वो अंग्रेजों के संपर्क में, तो ये सारे कानून उन्होंने बंद करवाए, जो भी ये सब थी ना क्रूरीतियाँ, उसके लिए कानून बनाकर। भारत में प्रशासनिक ढांचे का अंग्रेजीकरण होने से अंग्रेजी जानने वाले लोगों को ज़रूरत पड़ी। परिणाम स्वरूप मैकाले के प्रयासों से भारत अंग्रेजी शिक्षा देने में शुरुआत हुई। चार्ल्स वुड की सिफारिश में मुंबई, मद्रास और कोलकाता में यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे पहले यूनिवर्सिटी मतलब कॉलेज की स्थापना कहाँ का हुई? मुंबई, मद्रास जो कि चेन्नई में है, और कोलकाता में। अंग्रेजी शिक्षा के कारण भारत में अंग्रेजी जानने वाले वर्ग तैयार हुआ। समय बीतने पर उसे सुधारवादी मांगे करके सुधार की प्रक्रिया की गति दी। उपसंहार, अब इस पूरे पाठ का संहार मतलब समरी। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की समृद्धि और व्यापार से आकर्षित होकर भारत आए थे। भारत में कंपनी शासन के परिणाम स्वरूप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में अच्छे बुरे प्रभाव पड़े। कुछ अच्छे भी पड़े, कुछ बुरे भी पड़े। कुछ प्रथाएं बंद हुई, कुछ नया भी हुआ, लेकिन कुछ बुरे प्रभाव भी। कंपनी ने भारत का भोग लेकर इंग्लैंड को समृद्ध करने की नीति अपनाई कि वे भारत को बिल्कुल तरह से ख़त्म कर देते और इंग्लैंड को समृद्ध करते हैं। भारत ने अपने लाभ के लिए जिस व्यवस्था को उपनिवेश सुधार किए, उसमें भारत को परोक्ष रूप से लाभ भी हुआ था, कुछ लाभ भी हुआ था। तो बच्चों समझ में आया कि कैसे ब्रिटिश यहाँ आए, कैसे इंग्लैंड वालों को उन्होंने समृद्ध बनाया, तो उससे हमारे आर्थिक सामाजिक क्या प्रभाव पड़े। इसका स्वाध्याय आपको अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद बच्चों।